बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ओम्स लॉ। बच्चों ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। पूरे के पूरे चैप्टर में इस लॉ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये कंडीशन होती है कि किस कंडीशन पर ये वैलिडेट होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये बताते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, साथ साथ उसके किसी भी फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं करने वाले हैं। किसके नहीं करने वाले हैं? किसी भी सर्किट, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम अरेंजमेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, उन्हीं को बोलते हैं सर्किट। उस सर्किट को हमको ना तो उसका टेम्परेचर चेंज करना है, ना ही उसकी कोई भी फिजिकल कंडीशन में चेंज करना है। अब करना क्या रहेगा? अब इसमें फ्लो होने वाली करंट, जितनी भी करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी प्रोड्यूस वोल्टेज। गॉट इट? एक लाइन में आराम से समझे। दैट इज, अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कराई जा रही है, तो करंट फ्लो होने की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या फिर जो वोल्टेज हमने दिया है उसकी वजह से जो करंट होगी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। तो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर आगे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? सबसे पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, constant temperature and without changing the physical condition of any electrical circuit the current flowing is directly proportional to the what? Directly proportional to produced voltage। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे? दैट इज, जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? I के। जहां पर बच्चों V को हम लोग बोलते हैं, V क्या है यहां पर मैंने लिखा है? दैट इज वोल्टेज। और I क्या होता है बच्चों? I होता है करंट। ठीक है, और जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? लगाते हैं एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, ये जो आपके पास R आता है बच्चों, इस R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। R को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। या फिर समटाइम्स वी कॉल R इज ओम्स कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ओम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो रेजिस्टेंस आखिर है क्या? तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, जो कि ऑफर करता है, क्या ऑफर करेगा? अपोजिशन। किसका अपोजिशन करेगा? दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। या फिर करंट के फ्लो का अपोज करेगा या तो फिर चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा। तो आपके पास यहां से आ जाता है दैट इज ओम्स लॉ। मैंने आपको बताया, दोनों बातें बताई। यहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। या फिर आप इस तरीके से और भी बता सकते हैं कि अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को दे रखा है वोल्टेज, तो वो वोल्टेज भी प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? करंट के। यानी जो भी करंट प्रोड्यूस हुई है वो प्रोपोर्शनल टू होती है वोल्टेज।
दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I भी होता है और I प्रोपोर्शनल टू V भी होता है, दोनों हम करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ओम कांस्टेंट की बात करेंगे, R की बात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू R इंटू I या V इक्वल टू IR, जहां पर R को हम लोग बोलते हैं क्या है, ओम कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द रेशियो ऑफ V एंड I। ठीक है, आसान शब्दों में आया, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा था। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और बोले कि V और I का रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको मिलता है एक लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं एक ग्राफ, किसके किसके बीच में मैं ड्रॉ करने वाला हूं, वोल्टेज और करंट के बीच में। ये मैंने बनाया है y एक्सेस और ये मैंने बना दिया है x एक्सेस। x एक्सेस पर मैंने लिया है वोल्टेज को और y एक्सेस पर मैंने लिया है करंट को। अगर इनके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको मिलता है एक कांस्टेंट लाइन, यानी एक लाइन, और यही रिप्रेजेंट करता है दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं और इस रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया। रेजिस्टेंस सिंपली क्या करेगा, ऑफर करेगा एक अपोजिशन किसके अगेंस्ट, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज के अगेंस्ट। अगर यहीं पर बात कर ले, इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे साइन ओमेगा से। ठीक है ना, एक सिंबल बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, ओम या फिर ओमेगा। इसको ओम भी बोलते हैं, ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका यूनिट। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो जरा, मैं इसको इरेज कर दूं अभी। ये जो आपका रेजिस्टेंस है, सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस के बारे में मैंने लिखवाया है रेजिस्टेंस के बारे में मैंने लिखाया है, इट ऑफर्स अ अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है क्या, इट ऑफर्स अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि क्या करेगी, अपोजिशन ऑफर करेगी किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। बच्चों ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है कि जो भी हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। अभी सपोज करो जरा, मेरे पास है एक कंडक्टर, ठीक है, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस। यानी अगर हम इस वायर का लेंथ बढ़ाते जाएं तो इस वायर का लेंथ या फिर कंडक्टर के लेंथ से क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे ये चार्ज बाहर की तरफ आ रहे हैं, अगर इस एरिया को मैं इंक्रीज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जो पहले कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे अब क्या हो जाएंगे, ज्यादा पास होंगे, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, कंडक्टिविटी मैंने टर्म यूज किया है, कंडक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यानी इसका एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है कि ये जो आपने कंडक्टर यूज किया है ये कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपको रिलेशन मिलता है दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, L अपॉन A। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं बच्चों तो यहां से आ जाता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो आपके पास एक नया टर्म आया है रो, ये सिंबल मैंने बनाया है रो बोलते हैं इसको, RHO। ठीक है, रो है क्या, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, मैंने बोला है ना कि भाई मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो क्या करेगी, ऑफर करेगी अपोजिशन, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। और जिस मटेरियल के पास होगा उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, जिस मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी होगी उसी को बोलेंगे रजिस्टर। और यहां पर जिस मटेरियल का बना हुआ है वो यानी मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपके पास, रजिस्टिविटी। इस रजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, मटेरियल प्रॉपर्टी। यानी किस मटेरियल का बना है वो उस बात पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, दैट इज रजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज आपके पास आ जाती है। अगर हम और बात करें कि रजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी अच्छा किसके पास होगी, सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसके पास होगी, इंसुलेटर्स के पास। फिर किसके पास होगी, अलॉयज के पास। फिर किसके पास होगी, सेमीकंडक्टर के पास। फिर किसके पास होगी, कंडक्टर के पास होगी। तो रजिस्टिविटी का अगर आपके पास रेशियो वो लिखना हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आप कैसे लिखेंगे, मैं उसको भी लिख देता हूं यहां यहीं पर ही। जैसे ये जो आपके पास रजिस्टिविटी है सबसे ज्यादा किसके पास होगी, इंसुलेटर के पास। दूसरी बात, ये उससे कम किसके पास होगी, उससे कम होगी आपके पास अलॉयज के पास। उससे कम किसके पास होगी, सेमीकंडक्टर के पास। उससे कम किसके पास होगी, बोलो बच्चों, कंडक्टर के पास। किसके पास होगी, कंडक्टर के पास ना। छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आपको मिलता है दैट इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से रो साइन को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। अगर इसके यूनिट की बात करें, रजिस्टिविटी का यूनिट अगर हम पता करें तो रजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो जरा। यहां से अगर मैं सेपरेट कर लूँ रो को, तो रो को अगर मैं सेपरेट कर लूँ यहां से तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज R इंटू A अपॉन कितना, L। यानी R का यूनिट क्या होता है आपके पास, R का यूनिट यानी रेजिस्टेंस यानी बोलेंगे ओम। एरिया से मीटर स्क्वायर और ये मीटर कट जाएगा एक तो बचेगा क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आपके एग्जाम में बच्चों सवाल आता है कि ये रजिस्टिविटी ना किस पर डिपेंड करता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे किन पर डिपेंड करेगा। ये तो भाई मटेरियल प्रॉपर्टी है, और किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। बच्चों जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहा था तभी मैंने पहली लाइन लिखी थी कि ओम्स लॉ को वैलिडेट करते हैं हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी उसका टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करेंगे किसी भी सर्किट का। याद रहेगा सभी को, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको सिखाई है ओम्स लॉ, फिर मैंने आपको सिखाया रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने आपको सिखाया है रजिस्टिविटी। अब आते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशन पर कि ओम्स वैलिड कहाँ कहाँ होगा ना, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होगा और कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होगा। देखते जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला लिमिटेशन बच्चों आपके पास आता है ओम्स लॉ लिमिटेशन। ठीक है, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करेंगे
कि कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं होगा। बच्चों देखो ध्यान से समझो, जहां पर भी v प्रोपोर्शनल टू i नहीं होगा तो बोलेंगे ओम्स लॉ नहीं है, नॉन ओमिक लॉ है। ठीक है, एकदम एकदम आसान शब्दों में कि समझे भाई, अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो भाई ओम्स लॉ वैलिड नहीं है वहां पर। बस अब कहाँ कहाँ नहीं है, पहली एक चीज, जब भी हम लोग कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे, पहली कंडीशन किसके लिए, फॉर गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर। अगर हम गुड कंडक्टर्स के लिए बात करें तो गुड कंडक्टर्स के लिए देखो हम लोगों ने ओम्स लॉ कैसे डिफाइन किया था। ओम्स लॉ हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये बनाया था हमने, दैट इज एक एक्सिस वाई एक्सिस, और ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था करंट को, और एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था वोल्टेज को। ठीक है, और अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो हमें मिलता था एक कुछ ऐसा लाइन, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन मिलेगा आपको, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलता था, ये कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर हम गुड कंडक्टर के लिए बात करें तो गुड कंडक्टर के लिए क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V डिक्रीजेस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। याद रहेगा, यानी लिमिटेशन क्या कहती है कि अगर गुड कंडक्टर के लिए भी हम लोग डिफाइन करें तो गुड कंडक्टर के लिए हम लोग कैसे बताते हैं, स्ट्रेट लाइन बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है ना, याद रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये आपके पास है एक्चुअल लाइन, किसके लिए, फॉर गुड कंडक्टर। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, आसान तरीके से समझ में आया। पहली लिमिटेशन कि भाई अगर वो गुड कंडक्टर है तो हमें जो हम लोग लिखते हैं बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है, कुछ ऐसा। ठीक है ना, ये एक्चुअल लाइन। चलिए सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं, देखते हैं जरा। सेकंड लिमिटेशन की बात अगर करें तो सेकंड लिमिटेशन हमें कहता है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, वोल्टेज के साइन पर। जैसे छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको बच्चों एक चैप्टर मिलेगा दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं डायोड के बारे में। डायोड में क्या होता है, हमारे पास दो पी टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डायोड। उस डायोड के बारे में अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोले ओम्स लॉ को पढ़ें तो वहां पर कैसा मिलता है, देखो जरा। अगर मैं यहां पर बनाऊं और दोनों कंडीशन डिस्कस करेंगे, ये आपके पास एकदम लास्ट चैप्टर में आएगा तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि ये कहां से बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके पास बनाने वाला हूं, ये है आपके पास करंट और ये है आपके पास वोल्टेज। ठीक है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस का ये साइड है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन, और ये जो दूसरा साइड है ये रिप्रेजेंट करेगा रिवर्स बाइजिंग कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं V और I के बीच में तो आपको ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा। ठीक, रिवर्स बाइजिंग की बात करें तो रिवर्स बाइजिंग में आपको मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब कहना क्या चाहते हैं ये कि V और I यानी वोल्टेज और करंट का डिपेंड किस पर करेगा, रिलेशन साइन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि अगर हम आ जाएं कहीं पर, यहां पर जैसे सपोज करो यहां पर करंट है, कुछ करंट है, और करंट को मैंने बोला कि यहां पर करंट है 1.5 एम्पियर की, ऐसा ही समझो 1.5 एम्पियर की करंट है। अगर यहीं पर मैं वोल्टेज को भी डिफाइन करूं तो मैं वोल्टेज को डिफाइन कर रहा हूं कुछ यहां पर, और सपोज करो कि यहां पर वोल्टेज का वैल्यू कुछ है, कुछ भी मैं एज्यूम कर लेता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2.5 वोल्ट।
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। ध्यान से समझेंगे, ये जो V और I का रिलेशन है ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ वोल्टेज पे, यानी वोल्टेज का साइन अगर हम चेंज कर दें फिक्स मैग्नीट्यूड पर, यानी यहां पर 2.5 रखा और यहां पर भी मैं 2.5 रखूं, तो जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर करंट का वैल्यू इतना ही मिले जितना यहां पर है। यानी यहां पर 2.5 के लिए मिल रहा था करंट कितना 1.5, तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने उसको निगेटिव बना दिया, वोल्टेज को क्या बना दिया है निगेटिव। अभी वोल्टेज यहां पर कितना है 2.5 और यहां पर वोल्टेज मैं लिख रहा हूं कितना 2.5, तो इसके लिए करंट का वैल्यू क्या हो गया, करंट का वैल्यू कुछ कम हो गया ना। रिपीट करूं, ध्यान से समझेंगे कि रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन अ साइन ऑफ वोल्टेज। मैंने आराम से ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ बनाया, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है करंट। मैंने ये बोला कि वोल्टेज को मैं मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स कर रहा हूं और इसका साइन चेंज कर दूं, तो क्या करंट की वैल्यू में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। बस इतना सा समझेंगे कि अगर मैं वोल्टेज यहां पे 2.5 ले रहा हूं और निगेटिव एक्सिस पे मैं 2.5 ले रहा हूं, तो करंट का वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगा। किसके लिए, फॉर डायोड। किसके लिए चेंज होगा, डायोड के लिए चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। चलिए थर्ड लिमिटेशन पर आते हैं। अगर हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें, थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो थर्ड लिमिटेशन हम लोग बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए बनाते हैं। हम लोग लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर क्या लेते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं। अब करेंगे क्या, अगर इसके लिए हम प्लॉट करें कैरेक्टरिस्टिक, ये देखो ये रहा आपका करंट लाइन, ये आपका वोल्टेज लाइन। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये है वोल्टेज और ये है करंट, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन मिलता है वो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा। यानी यहां पर होगा क्या, देखो यहां पर अगर मेरे पास करंट की एक वैल्यू को मैं फिक्स करूं, करंट की एक वैल्यू फिक्स करूं, जैसे यहां पर सपोज करो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज यहां पर कोई करंट का वैल्यू जैसे मैंने लिया था 1.5 एम्पियर, तो इस करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर के लिए वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यूज, एक ये वैल्यू है वोल्टेज की और एक ये वैल्यू है वोल्टेज की। समझ में आई बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का समझ पा रहे हो। यहां पर ये ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्राफ कैसा है, ये नॉन लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है और ये निगेटिव वेरिएशन है, यानी वोल्टेज का वैल्यू या करंट का वैल्यू क्या है, निगेटिव। ठीक है, याद रहेगा पक्का। ये क्या है, लिमिटेशन। यानी आप ऐसा समझो कि ओम्स लॉ को वैलिडेट कहां कहां नहीं किया जा सकता है, यानी कहां कहां नहीं किया जा सकता है। मैंने दो बताया ना आपको, पहला क्या बताया था, सेमीकंडक्टर या डायोड, दूसरा क्या बताया, दूसरा भी सेमीकंडक्टर ही बताया। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन में आप में क्या लगा रहता है, सेमीकंडक्टर, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का। तो आपको ये लेसन समझ में आया। मैंने आज आपको डिस्कस किया है ओम्स लॉ, लिमिटेशन उसकी, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी